गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस कोरोना महामारी के दौरान सभी लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नीति आयोग का वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। इसका अगर वेटेज देखें तो प्रीलिम्स में भी काफ़ी अच्छा वेटेज है और इसके साथ साथ हमारे मेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आज हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। ये मुश्किल से 8 या 10 सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। इसका वेटेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका कितना वेटेज है। आज तो बस ये इंट्रोडक्शन है। आज हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ें इसको। या पहली बात हम आपसे पूछ रहे हैं क्या क्वेश्चन के माध्यम से हम पढ़ें इसको। दूसरा, इसको प्रीलिम्स के क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ें। दो, फर्स्ट मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ें, दूसरा प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो आप बताइए किस तरीके से पढ़ा जाए इसको, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग या मेंस के अकॉर्डिंग, या फिर दोनों को कॉम्बिनेशन के रूप में। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो प्री के लिए इंपॉर्टेंस होंगी, उसको हम प्री के पहले ही बता देंगे कि ये चीज़ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो मेंस के लिए होगा उसको मेंस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से करें तो हमें लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। दोनों को कॉम्बिनेशन करके कुछ चीज़ें जो मेंस के लिए होंगी उसको अलग से हम मेन फोकस करेंगे मेंस पे, जो चीज़ें प्री के लिए होंगी उसको साइड में हम छोटा सा डाल देंगे नोट, मतलब एक तरह से नोट्स के रूप में। तो आप उसको समझ लीजिएगा कि वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम देखते हैं योजना आयोग। देखिए फर्स्ट जो टॉपिक है इसका केवल इंट्रोडक्शन है। तो हम पहले समझेंगे नीति आयोग, योजना आयोग, ये क्यों आए, इनकी ज़रूरत क्या थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। आप खुद बताइए, अगर आपके घर में किसी चीज़ को लाना हो तो आप किससे पूछते हैं? जाहिर सी बात है आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर होगा जिसके बारे में सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करके वो रखता होगा। जैसे कि आप जा रहे हैं मार्केट तो आपको पूछना हो कि घर में किस चीज़ की कमी है। तो घर के एक लोग होंगे, मान लीजिए वो घर की हाउस वाइफ मम्मी होंगी आपकी, उनसे आप पूछेंगे कि मम्मी क्या चीज़ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे ना। वैसे ही यहाँ पे जब हम लोग आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुआ, तो भारत के विकास प्रक्रिया को एक सही तरीके से डायरेक्शन देने के लिए आवश्यकता हुई एक आयोग की, जो आयोग सुझा सके कि किस तरीके से किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच प्रदान कर सके। इसलिए एक आयोग की जरूरत पड़ी। इसके लिए एक आयोग गठित किया गया, किसी नियोगी आयोग, मतलब कमीशन। उस कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक प्लानिंग कमीशन गठित किया जाए। आयोग कब गठित हुआ था किसी नियोगी कमीशन? 1946 में गठित हुआ था। और इन्होंने कहा था नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए ये जो आयोग रहे, प्लानिंग कमीशन, वो। तो चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। अगर पूछे क्वेश्चन में आपसे कि किस कमीशन के मतलब रिकमेंडेशन पे इसको गठित किया गया था योजना आयोग को, तो आप बताइएगा किसी नियोगी के। दूसरा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि इसके पहले मतलब अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे इसके पहले, जो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, आप याद रखिएगा, पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे यही। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछा जा सकता है डिप्टी चेयरपर्सन कौन थे, पहले डिप्टी चेयरपर्सन कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। इन दोनों लोगों का हमने नाम डाल दिया है। दूसरा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हैं 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। नीति आयोग और योजना आयोग में छोटा सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस समझने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप। कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं कि योजना आयोग बहुत गलत था और नीति आयोग इसमें काफ़ी परफेक्ट है। तो आप खुद जरा सोचिए, उस कंडीशन में जब हम आज़ाद हुए तो लगभग पूरे भारत की स्थिति एक समान थी। ऐसे में नीति आयोग और योजना आयोग दोनों अपने अपने समय के लिए परफेक्ट हैं। नीति आयोग आज के लिए परफेक्ट है, जबकि योजना आयोग उस कंडीशन के लिए परफेक्ट था। इस समय देखें तो पूरे भारत में एजुकेशन कहीं असंतुलित है, आर्थिक रूप से कहीं ज़्यादा विकास है, कहीं कम है। इस समय असंतुलन आ गया, लेकिन उस समय लगभग सारे सेक्टर एक तरह से थे। इसलिए योजना एक उस कंडीशन के लिए परफेक्ट था। समय के साथ जरूरत पड़ी इसमें कुछ बदलाव लाने की, उन बदलावों को नीति आयोग के रूप में प्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कमियां थी प्लानिंग कमीशन में, उनको सुधार करके नीति आयोग में क्या किया गया। देखिए पहला देखें तो अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसके अंदर एब्सोल्यूट कंट्रोल था, मतलब पूर्णतः इसके अंदर कंट्रोल था, ये खुद नियंत्रित करता है। लेकिन नीति आयोग क्या करता है, एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देता है नीति आयोग। लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या करता था, ये खुद ही सारे निर्णय लेता था। इसलिए प्लानिंग कमीशन थोड़ा सा असफल था। कुछ क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की जरूरत नहीं थी वहाँ भी वो प्रोवाइड करा दिया जाता था, और जिन चीज़ों की जरूरत थी वो नहीं मिल पाता था। इसलिए लोगों में असंतुलन बना रहता था पूरे राज्यों में। दूसरा चीज़ देखें तो प्लानिंग कमीशन एक तरफ जहाँ टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीतियाँ बनती थी, नीचे उसको लागू किया जाता था, टॉप टू बॉटम मॉडल को अपनाता था, पॉलिसी ऐसे बनती थी यहाँ पे। लेकिन इसको सुधार करके क्या किया गया, बॉटम टू टॉप मॉडल अपनाया गया। किसमें? नीति आयोग में। इस तरीके से क्यों अपनाया गया? क्योंकि मान लीजिए अगर बिहार में कहीं फ्लड आ रहा है और गुजरात में क्या हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, या राजस्थान में सूखा पड़ रहा है, अगर आप सब जगह फ्लड के लिए ही पॉलिसी बनाएंगे तो बताइए जहाँ पे ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे में ज़रूरत पड़ती है कि अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग पॉलिसी होनी चाहिए। इस तरीके से ये टॉप टू बॉटम के अकॉर्डिंग बॉटम टू टॉप मॉडल अपनाता है कौन सा? नीति आयोग। दूसरा चीज़ देखें तो जो हम देखें प्लानिंग कमीशन में जो
फंड अलॉट करने की सुविधा थी। ये फंड को अलॉट करता था, गवर्नमेंट को बताता था किन किन प्रोग्राम के लिए कितने कितने फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसमें कितनी डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। तो आप खुद सोचिए, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो कम था, उसके पास बजट भी कम था। तो ऐसे में संतुलन करने के लिए ये प्लानिंग कमीशन ठीक था उस कंडीशन में। लेकिन आज के समय में देखें तो ये ज़रूरत नहीं थी। आज के समय में गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, न कि ये आयोग केवल रिकमेंड करता है कि इन सेक्टर पे काम किया जाए, आइडिया देता है कि किस तरीके से इकोनॉमी ग्रोथ किया जाए, इस तरह का काम करता है। और यहाँ तक कि इसके साथ साथ फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देता है। और आपको पता होगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और या तो मुख्यमंत्री, वो मिलकर के इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, वो लोग निर्णय लेते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अब दूसरा चीज़ देखें कि इनकी नीतियाँ कितने कितने वर्षों की होती थी, उनको क्या कहते थे। अगर देखें प्लानिंग कमीशन की तो 5 ईयर प्लान बनते थे, इसमें टारगेट फिक्स कर दिए जाते थे, किसी भी तरीके से उसको अचीव किया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, नीति आयोग में इसमें 15 वर्ष का एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, फिर 7 वर्ष का एक स्ट्रेटजी निर्धारित की जाती है और 3 वर्ष का एक एक्शन प्लान होता है। कुछ इस तरीके से काम किया जाता है इसमें। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर दूसरी चीज़ देखें, हम यहाँ पे थोड़ा सा बस इसको टॉपिक से हट के डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट हमारे वहाँ बदलती रहती है, अस्थिर सरकार, मतलब डेमोक्रेसी में तो अस्थिर सरकार ही होगी ना। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अगर सरकार गिर जाती है तो इनकी नीतियों को, नीति आयोग जो है, इनकी नीतियों को दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसको बंद कर देगी। तो ऐसे ही क्या होगा, नीतियों में कहीं कहीं बाधा बनेगी। जबकि प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, एक गवर्नमेंट आएगी 5 साल काम करेगी, तो उनके जो भी नीतियाँ होंगी वो 5 साल में कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन इसमें 3 साल जो स्ट्रैटेजी है ये तो फिलहाल ठीक है। एक्शन प्लान जो है 3 साल के लिए तो ठीक है, फिलहाल 3 साल में कवर हो जाएगा। लेकिन स्ट्रैटेजी है, अगर 5 साल में सरकार हट जाती, दूसरी सरकार आ जाती, तो इनकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी तो फेल हो जाएगी ना। तो इसलिए थोड़ी सी समस्या इसमें है। अगर हम लॉजिकली देखें तो इसमें थोड़ी सी समस्या दिखती है। चलिए कुछ अन्य चीज़ें देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि नीति आयोग के गठन से संबंधित यहाँ पे पहले जब टॉपिक था, सब टॉपिक था, नीति आयोग के उद्देश्य के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम नीति आयोग के उद्देश्य देख लेते हैं। उसके गठन के संबंध में देख लिया हमने। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें दिया हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प के माध्यम से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य क्या था नीति आयोग का? ये निर्देश देता है, नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। कौन? नीति आयोग। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है ना, इसलिए निर्देश देता है और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। यहाँ तक कि तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है, दीर्घकालिक, अल्पकालिक, इस तरह का मतलब तकनीकी सलाह भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा देता है। अभी क्या हुआ है, 6 जून 2019 को नीति आयोग के पुनर्गठन की मंजूरी कौन दे दिया है? प्रधानमंत्री ने। तो कुछ ये बातें थी, अब इनके बारे में बस याद रखिएगा। अब नीति आयोग की संरचना देख लेते हैं। देखिए इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और दूसरे श्री राव इंद्रजीत सिंह हैं, ये राज्य मंत्री हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोनों लोग। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर इसे पूछ ले तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखते हैं पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं। 4 हैं। अगर सीईओ पूछ ले तो अमिताभ कांत याद रखिएगा, सीईओ हैं इसके। और अन्य लोग ऐसे हैं, ये लोग बदल जाएंगे। तो मतलब आप बस वैसे देख लीजिए, यूपीएससी तो कभी पूछेगी नहीं, आपको मेंस में भी कोई जरूरत नहीं होगी इनका नाम लिखने की। बस आप बता सकते हैं कि पूर्णकालिक सदस्य 4 होते हैं, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप कुछ चीज़ें यहाँ पे जो संरचना दिया हुआ है, ये संरचना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में थोड़ा सा मेंस का अगर आंसर लिखते हैं तो वहाँ बता सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्णकालिक सदस्य कौन होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त करने वाले उपाध्यक्ष सदस्यों कितने दिन काम कर सकते हैं, अल्पकालिक सदस्य कौन होता है, पूर्णकालिक सदस्य होता है, इस तरह का पूछा जा सकता है। तो देखिए जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ये पूर्णकालिक होते हैं कि अल्पकालिक? जब तक इनका सत्ता में रहेंगे तब तक रहेंगे, इनको हम पूर्णकालिक नहीं कह सकते। ये क्योंकि सरकार 3 साल में गिर सकती है, 1 साल में भी गिर सकती है। सरकार जब तक इनको, आपको पता होगा लोकसभा में जब तक बहुमत है तभी तक ये सरकार चला रहे हैं। ये पूर्णकालिक नहीं हुए, इनके मतलब कार्यकाल का कोई सुनिश्चित डेट नहीं निर्धारित है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अभी हमने देख लिया। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, अभी उनके बारे में भी हमने देख लिया। अंशकालिक सदस्य, जैसे कि कुछ अग्रणी विश्वविद्यालय के शोध संस्थान होंगे या संबंधित संस्थानों के अधिकतम 2 पदेन सदस्य इसके लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। किसके लिए? अंशकालिक सदस्य होंगे, इनको नियुक्त किया जा सकता है। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। किसके? केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद के उसके सदस्य 4 सदस्य अधिकतम प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। दूसरा चीज़ देखें यहाँ पे, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, भारत के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, सीईओ को कौन नियुक्त करता है? तो आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। सचिवालय आवश्यकता अनुसार होगा। अब कुछ यहाँ पे विवरण दिए हुए हैं, इनके उद्देश्य, नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए अब पूरे तो याद नहीं रख पाएंगे, बस इसका एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग और समझेंगे कि क्या ज़रूरत है इसके हमें समझने की। इसमें देखिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ ही राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता देना। मतलब अगर राज्य विकसित होंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि राष्ट्र विकसित होगा। राष्ट्र विकसित होगा, आपको पता होगा मतलब पीपीपी
पर पर्सन इनकम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जीडीपी से डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को ना, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। तो इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय भी इंक्रीज होगी और हमारा आर्थिक समृद्धि भी होगा। यहाँ विकास की बात मत कीजिएगा, आर्थिक समृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि सभी लोगों की आय नहीं विकसित बढ़ेगी ना, इसमें सभी लोगों का समृद्धि नहीं होगा, सभी लोग सांस्कृतिक रूप से विकसित नहीं होंगे। केवल हम यहाँ कहेंगे आर्थिक समृद्धि अच्छी होगी अगर एक राज्य विकसित होगा। तो अगर एक राज्य डूबेगा तो दूसरे राज्य पर प्रभाव पड़ता है इसका, अगर एक राज्य समृद्ध होता है दूसरे पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो रोजगार जनरेट करता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे समझिए, शक्ति राज्य ही शक्ति राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मतलब एक समझ लीजिए, एक पावरफुल राष्ट्र है, राज्य है, दो पावरफुल राज्य हैं, तो ये क्या करेंगे, दोनों मिलकर के जो प्रोडक्शन करेंगे वो कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे भी बेनिफिट करेगा। तो ये दो पावरफुल राष्ट्र मिलकर के, राज्य मिलकर के एक पावरफुल राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन एक डूबता हुआ राज्य हो, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था एकदम खराब हो, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम खराब हो, वहाँ पे अभी मान लीजिए कोरोना के मामले में भी ले सकते हैं हम कि कोरोना महामारी के दौरान बिहार में बहुत कम जांच हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में जांच की हालत बहुत ख़राब है, लोगों की हालत भी ख़राब है, मोर्टेलिटी रेट भी वहाँ का हाई हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ की वो अगर वो प्रभावित होंगे तो फिर सेंट्रल लेवल पे भी प्रभाव इसके देखने के लिए मिलेंगे। अगर वो समृद्ध होते तो सेंट्रल लेवल पे भी समृद्धि देखने के लिए मिलती। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक सशक्त राज्य को बनाता है, मतलब संघ को बनाता है। फेडरलिज्म अगर सशक्त होंगे तो केंद्र भी संघ भी सशक्त होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते थे। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने की तंत्र विकसित करता है कौन, नीति आयोग। एक ग्राम स्तर पे अगर यहाँ कुएं खोदने की ज़रूरत है, वहीं दूसरे जगह कुएं को सफाई करने की ज़रूरत है, तीसरे जगह अगर देखें यहाँ पे पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने की ज़रूरत है। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने के लिए विकसित करता है, ये तैयार करता है। अलग अलग गाँव की जिसकी जैसी ज़रूरत है, किसी को नाले बनाने की जरूरत है, किसी को सड़क, उनके लिए भी ये सहायता प्रदान करता है। कुछ अन्य विवरण यहाँ पे दिए हुए उनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो विशेष रूप से जो आयोग है ये क्या करता है कि आर्थिक नीति और नीति पर राष्ट्र सुरक्षा के हितों में इस तरीके से भी ध्यान रखता है। मतलब क्या चीज़ें देश की आर्थिक हित में क्या महत्वपूर्ण है, सुरक्षात्मक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, इन पे भी काम करता है। आपको पता होगा कि इनोवेशन इंडेक्स, अब अभी उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे, बहुत सारे इंडेक्स निकलता है। कंपटीशन मतलब दो राज्यों के बीच में कंपटीशन होता है कि वो बढ़िया से काम कर सके, तो नवाचार इंडेक्स भी जारी करता है ये नीति आयोग। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में है और इसके सारे इंडेक्स, सारे रिपोर्ट हम वहाँ समझेंगे। यहाँ बस एक ओवरव्यू लेंगे। तो ये क्या करता है नीति आयोग, इसके साथ साथ ये करता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से भी सलाह लेता है। किस मामले में, तो ज्ञान के मामले में, नवाचार के मामले में, उद्यमिता के मामले में, इन सब के मामले में उनसे सहायता लेता है। एजेंडे का क्रियान्वयन करता है, कुछ इस तरीके से काम करता है। आपको जरूरत हो तो और चीज़ें इसमें से लिखी हुई आराम से रुक के वीडियो पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके कार्य क्या हैं। तो देखिए कार्य इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब क्या है। तो ये क्या करता है कि जो फेडरलिज्म है इसको तेज करता है, ताकि फेडरलिज्म से क्या हो, एक दूसरे से मिलजुल के काम करें। इससे क्या होगा, टकराव, केंद्र और राज्य के बीच टकराव कम होगा, तो विकास अच्छी खासी होगी। अब इसके साथ क्या करता है, मॉनिटर करता है, एवेल्युएट करता है कि जो राज्य काम कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, उनका निर्णय कैसा है, सही है या नहीं है। फिर क्या करता है नीति आयोग, नीति आयोग ऐसा करता है कि संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्रित के रूप में कार्य करता है। इससे क्या हो, ताकि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच या फिर उनके क्षेत्र में आकस्मिक मुद्दे ऊपर मतलब निकल के बाहर आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, सही तरीके से हैंडल करने के लिए सुझाव प्रदान कर सके, इसलिए भी काम करता है। अब पॉलिसी डिजाइन करता है, ये प्रोग्राम का फ्रेमवर्क तैयार करता है। मतलब सारे राज्य अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी समस्या बता दी हैं, फिर एक पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग तैयार करता है कौन, नीति आयोग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लगाते हैं, आप बताइएगा। 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, उम्मीद है सभी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। ए दिया हुआ राजीव कुमार, बी दिया हुआ अरविंद सुब्रमण्यम, सी दिया अमिताभ कांत, डी दिया नरेंद्र मोदी। तो बताइए इनमें से नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया बिल्कुल सही है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, आप बताइए। अभी हमने इसको देखा है, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है। तो बताइए इनमें से कौन कौन गवर्निंग काउंसिल के हिस्सा हैं, सदस्य हैं। अभी हमने आपको बताया था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित जो हैं उनके मुख्यमंत्री या फिर प्रशासक, वो सभी सम्मिलित होंगे। तो यहाँ देखिए दिया हुआ पहले में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ऐसे में हमारा सही आंसर हो जाए डी। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है। तो आपको ये बताना है, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों के लिए एक रणनीति विकसित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देना और ज्ञान नवाचार उद्यमिता विकास करने वाले प्रणाली बनाना। तो बताइए इनमें से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया बिल्कुल सही है, सी इसका कार्य नहीं है। ये योजना आयोग का काम था, एनडीसी, नेशनल सॉरी उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो था जो मर्ज कर दिया गया अब इसमें, इसलिए यहाँ इसका काम ये नहीं है। चलिए ये सीरीज
अब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आप जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि हम क्या प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग करें, या मेंस के अकॉर्डिंग, या दोनों को कंबाइनेशन के साथ। अगर कंबाइनेशन के साथ करना है तो आप सी बस लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में सी लिख दीजिएगा, हम समझ लेंगे कंबाइनेशन। या फिर प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप केवल प्री लिख करके छोड़ दीजिएगा, या मेंस के अकॉर्डिंग चाहते हो तो मेंस लिख के छोड़ दीजिएगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, अगले सेट में हम ये कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक का मेंस का क्वेश्चन बनाएं, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकालें। कुछ चीज़ें जो इसमें नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट वार्षिक एनुअल रिपोर्ट में दे दिया है उनको हम इंक्लूड करेंगे, और कुछ FAO के रिपोर्ट देखेंगे, कुछ अन्य संस्थानों के रिपोर्ट को इंक्लूड करके एक बेहतरीन आंसर निकाल के तब हम उसको समझेंगे। तो आप बताइएगा जरूर किस तरीके से करें, कंबाइनेशन के अकॉर्डिंग करें, मतलब दोनों को मिला के एक साथ करें, या फिर सेपरेट सेपरेट करें। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।